धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम देश दुनिया की बात करते हैं और साथ में गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो है ईरान, क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पर। उसके बाद से पूरी दुनिया में जबरदस्त बेचैनी देखी जा रही है। आसपास के मुस्लिम देश घबराए घबराए से, डरे डरे से, सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका कुछ ऐसे तेवर दिखा रहा है कि जैसे वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देगा। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। तो आज ईरान पर प्रमुखता से बात होगी सर? जी, होनी तो चाहिए भी। और ये पूरे के पूरे विश्व के जितने भी मीडिया हैं, सोशल मीडिया है, हमें ध्यान बस एक ही चीज रखना है कि हम पूरे चीजों को मिलाकर देखें, अकेले अकेले ना देखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस सब पर चर्चा की जाएगी खबर के दूसरे से। मैं अभी शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ। पहली खबर अमेरिका से आ रही है। भारतीय मूल की एक महिला पर आरोप लगाया गया है कि उसने आतंकी जैसी धमकी दी है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अजीब बात है, उन्होंने फोन किया था कैलिफोर्निया के मेयर को कि तुम लोग युद्ध बंदी की बात नहीं कर रहे हो, इजराइल को रोक नहीं रहे हो, और ये सारी चीजें चल रही है, फिलिस्तीन के लोग कितने कष्ट में हैं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं उस मुल्क से आती हूँ, या उस तरह की चीज है जहां वायलेंट रिवोल्यूशन की बातें करते हैं और पूरे वायलेशन के तहत पूरी क्रांति हो जाएगी अमेरिका में और अन्य जगहों में। तुम समझो इस चीज को। एक तरह से वो चेतावनी दे रही थी, इसके एवज में उन्होंने फटाफट उसको गिरफ्तार कर दिया, 7 चार्जेस लगा दिए। पता नहीं ये मतलब कहाँ का वो नियम है, कानून है, लेकिन कर दिया। उनकी कितनी परेशानी होंगी। आगे जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह की धमकी देके, वो भी अधिकारी को जो कि दुश्मनों के साथ है, वो धमकी देके तुम क्या कर लोगे। जी एक चीज ये भी तो है ना सर कि एकदम उसको धमकी मान लेना। भाई आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फोन भी है, लोग फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, तो उसे उस संदर्भ में क्यों नहीं देखा गया? उस संदर्भ में हम देख रहे हैं, दुश्मन वर्ग कहाँ है देखने को तैयार है। उसको तो मौका मिलना चाहिए दिखाने के लिए कि भाई आतंक है और आतंक के नाम से अपने जनता को दबाओ। जी हमारी सरकार का कोई रिएक्शन तो होगा नहीं ऐसे मामले पर, क्योंकि वो तो अब इन सब चीजों को कोई महत्ता देती नहीं है, शांति की बात करने वालों के लिए खड़ी नहीं होती है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ऐसे में कुछ भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ना ही हमारे सरकार को भी कहीं से भी समय है, क्योंकि यहाँ चुनाव की हर कुछ कार्रवाई जो है उसी के प्रचार, उसी के आधार पे हो रहा है। जी अब की बार 400 पार। सिडनी से खबर हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मॉल में चाकूबाजी कर दी गई है, हमलावर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, 6 लोग भी हमले में मारे गए हैं। क्यों हुआ और क्या अब अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में कल्चर बढ़ रहा है क्या? हो ही रहा है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सिडनी ने, यानी वहां ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने कहा है, या जो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हो वहां पे, उन्होंने कहा कि इसमें आतंकी एंगल नहीं दिख रहा है उन्हें, क्योंकि ये अकेले बंदे ने आया था, किया था, ना किसी से संबंध था ना कुछ था। हालांकि इस तरह को एक तरफ जहां हम देख रहे हैं अमेरिका में उस औरत को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ पे 6 बंदे को मार दिया, एक बच्ची भी है बेचारी, उसको भी मार दिया, बच्चे को, उसको आतंकी हमला नहीं देख रहे। दूसरा आश्चर्य, क्योंकि उस हमलेवार को किसी ने चैलेंज किया, रोकने की कोशिश की, तो वह रूसी नागरिक था, वहां घूमने फिरने आया होगा, जो भी कारण होगा, और इसलिए वहां के पत्रकार मीडिया में बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि रूसी लोग तो खुद आतंकवादी है, वो आतंक को क्यों रोकने गया था। और कल्चर जहां तक बात की, तो पूरा वेस्टर्न ही नहीं, हो तो पूरे विश्व भर में इस तरह का कल्चर अब फैल चुका है। जी क्या इस वजह से फैल रहा है क्योंकि ये लोग धर्म के करीब नहीं है और नशे और तमाम दुनियावी जो भौतिकवादी जीवन है उसके ज्यादा करीब रहते हैं, इस वजह से फैल रहा है? बल्कि भौतिकवादी जीवन का तो खात्मा हो रहा, ना बेचारों के पास रोजगार है, ना वैज्ञानिक शिक्षा है, ना समाज में उस तरह का संबंध है कि सामाजिक सुरक्षा इन्हें दी जा सके। और धर्म के पास तो है ही है, बल्कि धर्म में ज्यादा घुस गए। अब आप कहेंगे कि पुराने वाले धर्म में नहीं गया, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ भी जो दुनिया में बना है उसकी शुरुआत हुई है, उसका एक बढ़ा होता है, उसके बाद उसमें सड़ांध यानी उसकी बर्बादी शुरू होती है। अभी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसका आधार वैज्ञानिक हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ना ही वह प्रो पीपुल, प्रो वीमेन, प्रो साइंस है। इसलिए वह सड़ांध है जो जनता के दिमाग में घुसकर उसको और बर्बाद कर रहा है। जी ठीक है, चलिए भी एक पहलू हो सकता है। उत्तर कोरिया का मिसाइल
जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हुआ कोई बंदा था, वो अब साउथ कोरिया में सांसद बन गया, नेता बन गया, क्या कहानी है सर ये? जी हाँ, वहाँ से वो भाग के गया वो और शरण लेके गया वहाँ पे। और ऐसे लोग जो भागते हैं उत्तर कोरिया से, भले ही कुछ कारण हो ना हो, और जाके बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं कि उत्तर कोरिया में जीने लायक नहीं है, वहाँ पर कोई भी आपको फ्रीडम नहीं है, ना बोलने की, ना घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। हालाँकि जो विदेशी नागरिक वैसे आते हैं, पत्रकार आते हैं, अपना विचार लेकर, जब वास्तव में देखते हैं वहाँ पे, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा फ्रीडम पाते हैं वहाँ पे, लोगों को ज़्यादा खुशहाल देखते हैं। तो ऐसे लोगों को वेस्टर्न पावर जो है, खासकर साउथ कोरिया में, उनको देते हैं भैया कि तुमने हमारे लिए इतनी काम की है, तो दलाली के एवज में ये सब ले लो हमारे यहाँ। अब तुमको वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक सांसद बन जाओ, तुम्हें अच्छा खासा बंगला मिल जाएगा, और तुम ये दुष्प्रचार अपना जारी रखो, तुमने बड़ा बढ़िया काम किया, कम से कम तुम्हारे तो अच्छे दिन आ ही गए। जी। चीन ने बात की है किम जोंग उन से, और क्यों की है ये बड़ा सवाल हो जाता है। और उस दौर में की है कि जब तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की। अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की, यूक्रेन की स्थिति जारी है। और हालांकि यह जो ईरान ने आक्रमण किया वो अभी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा अंदेशा था। और मैं जो सोचता था कि सीधे किसी दिन नहीं करेगा, उससे हम बाद में बात करेंगे, वैसा हुआ। उस स्थिति में चीन का अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया से संबंध, क्योंकि नॉर्थ कोरिया केवल छोटा सा देश होने के बावजूद भी एक बड़ा पावरफुल देश है, न्यूक्लियर पावर है, इंडस्ट्रियली काफ़ी एडवांस्ड है, मिलिटरीली तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मीडियम रेंज के और अंडर वाटर ड्रोन्स जो न्यूक्लियर वेपन कर सकते हैं उसके लिए। और इसका बड़ा महत्व हो जाता है, इसलिए चीन चाहता है कि उसको पूरी तरह समझाए, अपने खेमे में रखे, और अपने उसकी यह भी एक देखे कि क्या सोच रहा है रशिया, क्या सोच रहा है ईरान, इनको खबर मिलती है, कुछ ना कुछ बातचीत में होता है, जो कि नॉर्मल टेलीफोन से नहीं होता है। और इसका वो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और उस इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस के रूप में, एक तो इंफॉर्मेशन जो है मीडिया से मिल रहा है, उसका असली मकसद क्या है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए चीन बेहद तैयार रहता है और बड़ा इसमें होशियार भी है। जी। अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टर का पहला काम शुरू कर दिया है यूक्रेन ने। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके के परमाणु रिएक्टर होंगे? परमाणु रिएक्टर वैसे ही जिसके जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हमने बात की थी, जो अब रशिया के अंदर में है, और यूक्रेन बार बार वहाँ यूएवीज वगैरह करके अटैक करते रहता है। ये एक नया बनने की बात है, उनके पास 4 या 5 टोटल है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है तो बेसिकली पावर जनरेशन के लिए बनता है, जैसे जापान में हर जगह छाया और कई दुनिया के देशों में है। लेकिन जब यह होता है तो उसमें यूरेनियम का संवर्धन भी होता है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए होता है। अभी तक जो भी यहाँ पे होता था वो अमेरिका उठा के ले जाता था, सस्ते दरों पे लेके या फ्री में, जैसा भी हो। अब यह 5वां छठा बन रहा है वेस्टर्न यूक्रेन में, यानी लुवीव डायरेक्शन में, जो पोलैंड से सटा हुआ, जानबूझ के दूर बनाया जा रहा है, ताकि इसमें रशिया का हस्तक्षेप बहुत दूर दराज में होगा तो होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं है। वैसे भी बनने की प्रक्रिया में 5 वर्ष लग जाएंगे, $5 बिलियन का खर्च भी है। तो इस रूप में देखें कि सही में इसका शांतिप्रिय तरीका से तो बड़ा बढ़िया काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह केवल शांतिप्रिय मसलों के लिए बनाया जा रहा है। और दूसरे जितने हाइड्रोलिक पावर प्लांट है बर्बाद किया जा रहा है, उसके एवज में इस पे रशिया को आक्रमण करने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोशन टाइप हो जाएगा और रेडियो एक्टिविटीज होगा पूरे वेस्ट ईस्टर्न यूरोप और साथ साथ यूक्रेन के साथ रशिया में तबाही करेगा, तो इसमें रशिया को 2 नहीं 5 बार सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं गाजा यानी कि फिलिस्तीन से जुड़ी हुई खबरों का, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान ने आधी रात के बाद इजराइल पर 200 ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल चला दी हैं। हालांकि वो अपने टारगेट को नहीं भेद पाई हैं, लेकिन यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि ईरान ऐसा करेगा नहीं। जी हाँ, मुझे लग रहा था, लेकिन इस बीच में जो डिप्लोमेटिक चेंजेस हुए, आप देखें, अमेरिका का ईरान के साथ अप्रत्यक्ष या शायद प्रत्यक्ष बातें भी हुई हों जो हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। और इस बीच में सारे जितने हैं यूनाइटेड किंगडम के, बाकी सबके हैं, और जॉर्डन और बाकी सब इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब एक तांता सा लगा हुआ था कि किस तरह से मसले को हटाया जाए। अमेरिका ने तो साफ कह दिया था कि यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता है, यानी ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा, उसमें नहीं आएगा। तो ये सब तैयारियां हो गई थी। आपने
आधार दे ही दिया कि किस तरह के कितने हुए, इसलिए मैं डेटा में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ईरान ने ये आक्रमण शुरू किया, 3 या 4 फेज में उसने किए। पहला फेज का शुरुआत जो 1 बजे सुबह में वहां पर हुआ है, अभी ना ही पहुंचे थे, 1.5-2 घंटा जो लगना था, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमने बदला ले लिया, ये सब कर लिया। यानी पूरे दुनिया को पता चल गया कि यहाँ से ड्रोन और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से सब आ रहे हैं। यानी जिसकी तैयारी पहले से थी, यूएस, यूके और जॉर्डन एयरफोर्स के फाइटर्स हवा में उड़ चुके थे। जॉर्डन के ऊपर में आके इजरायली एयरफोर्स के भी जितने फाइटर्स है, F-35 है जो भी है, वो आ चुके थे। और ये 6-7 घंटा तक लगातार काम करके इन्होंने बाकी दूसरे तीसरे वेव में इराक, सीरिया और लेबनान से भी मिसाइल्स वगैरह सवाए जो भी है। और ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने 99% मार गिराया। मुझे नहीं लगता 99%, लेकिन 90 से 95% इन्होंने कर दिया। चूंकि इनका जो था वो सेपरेबल क्रूज मिसाइल भी था, यानी मिसाइल आ रहा है, उससे कुछ वॉरहेड जो है, एक वॉरहेड से निकला, ऐसा लगता है कि उसमें से बॉम्ब फूटेगा, लेकिन वास्तव में उसमें बॉम्ब नहीं है। वह एक डिकोय है, यानी दिखाने के लिए है, और आपका मिसाइल जाको मारता है तब तक दूसरा एक्चुअल वॉरहेड आता है। तो ऐसा 3-4 जगह जहां मीडिया में दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, उन्होंने इजराइल के अंदर में आके मार की है। कुछ डेजर्ट है, कुछ ऐसे जगह है, कुछ वो जगह है, कोई खास मतलब क्षतियां नहीं हुई है। क्या ये लोग इजराइल को बचाने के लिए जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, इजराइल जब दूसरे देशों पे हमला करता है, लेबनान में, सीरिया में, वहां पे क्यों एक्टिव नहीं होते? वहां पे क्यों नहीं एक्टिव होते तो बात अलग है, लेकिन अभी जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जो आपने कहा, उसका एम जो भी रहा हो, एक तो बदले की बात है। इसराइल की तरफ से नहीं किया, 6-7 दिन तक होता है तो कोई भी दुश्मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वैसे बाय द वे, फिलीपींस वाले जो हमास लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 6-7 महीने के युद्ध के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी बमबारी गाजा पट्टी पर नहीं किया गया। नेचुरली इजरायली आर्म्ड फोर्सेस बहुत बिजी थी। तो इजराइल का जो काम होता है वो बड़े गुप्तचर तरीके से, बड़े ही सावधानी पूर्वक इसलिए होता है कि दुश्मन को बर्बाद कर सके। यहाँ पे उस तरह की चीजें ना हो पाई, चाहे जानबूझ के हो, चाहे गलती से हो। अब अमेरिका जो यूएनएससी में जा रहा है तो वो क्या करेगा? और यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि चलिए, अमेरिका ब्रिटेन तो हमेशा एक ही सोच के रहते हैं, चाइना, रूस और फ्रांस जो है वो कुछ अलग नजरिया रखते हैं, वो क्या करेंगे? यदि रशिया, चाइना तो नहीं वीटो लगाया, चाइना चुपचाप बैठा रहता है, कड़ी निंदा आजकल काफी करता है। शायद उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री से सीख ली है, राजनाथ सिंह से। जो भी हो, तो रशिया से उम्मीद है कि जरूर वीटो यहां पर लगाएगा, क्योंकि इन लोगों की कोशिश है, जो भी धारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बनती है, शायद चैप्टर 7 है क्या है, उसके अंदर में आता है कि ईरान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, जैसे अर्जेंटीना के कोर्ट ने किया है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन एससी के किया गया है। गुटरस भी अपनी तरफ से कहते हैं कि बहुत गलत काम हुआ है, जबकि उन्हें निंदा करनी चाहिए थी जब इजराइल ने तीसरे देश में ईरानियन एम्बेसी को बर्बाद कर दिया और उनके डिप्लोमेट्स और वगैरह को मार दिया। उसकी कोई निंदा की बात नहीं हो रही, उनको कुछ भी नहीं दखल हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस की जहां तक बात है, जनरल असेंबली या जो भी हो, वह उनका दोहरा नेचर बड़ा साफ साफ नजर आता है। इस चीज की बात जो है, जो भी है, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अभी के हालत में पूरे अरब वर्ल्ड में जो जनता का रुख होगा वह जरूर देखने की लायक है। और हमें जो भी हमारे जो ताकत बनती है, अपने देश में जो काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास जो मैसेज भेजने का तरीका है, सोशल मीडिया जैसे आपका मीडिया है, यह जरूर बताएं कि भाई तुम्हारे देश, जैसे जोर्डान के राजा जो भी नाम अब्दुल्ला या जो भी है वो है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। यदि इजराइल की है तो समझो कि तुम्हारी जनता के लिए भी नहीं है, बल्कि वो खुद के लिए, इजराइल और अमेरिका और इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। जी ठीक है, ये लोग लड़ते आपस में हैं, मतलब उस तरफ के जो देश हैं, 6 महीने से जो भी उनके साथ हो रहा है, लाल सागर में जो भी हो रहा है, उसका असर पड़ता हमारे ऊपर है, क्योंकि कल ईरान ने एक जहाज को कब्जे में ले लिया, उस पर 17 भारतीय हैं, अब उनको रिहा कराने की बातचीत चल रही है। हाँ, यहाँ पे तो हमारे इंडियन नेवी कुछ नहीं कर सकता है, तो साफ है, क्योंकि यह जो लड़ाई जो है वह मात्र केवल समुद्री डाकुओं से नहीं है, तो हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ आए थे। और जहां तक मुझे उम्मीद है 17 भारतीय उनको छोड़ देंगे। ईरान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कितना जल्दी छुड़वाते हैं वो बात है, तो वह छोड़ देंगे। लेकिन मुख्य चीज है कि उन्होंने उसके हरमुज स्ट्रेट से जो इन्होंने पकड़ लिया वहां पे, वह उस कदम की तरफ था कि ईरान बदला सधा रहा है। मुझे लगा था कि इस तरह की 1-2 हरकतें होंगी, वह आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जो भी है, मैंने कारण बताया, मेरा वह जो समझ था वह साबित नहीं हुआ सही।
लेकिन यहाँ पे हरमूज पे उन्होंने जिस तरह से पकड़ा, इजराइल जितना भी जंप करे, और इसका जो भी है MSC एरीज जो है उसके बाकी जहाज का भी आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जहां इजराइल का मासिव एयर डिफेंस सिस्टम और जो भी मिसाइल की बर्बादी खर्च तो हुए, उसका जमीन बना हुआ खर्च तो हुए, वह एक भारी नुकसान है। और दूसरी तरफ जो भी इनका रेड सी से आ रहा था उस पर भी भारी पड़ा है। और पूरे जो हंगामा जो हुआ है इसका असर, हेल्प जो है 100% हमास को और जो बाकी उनके साथ जो सहयोगी लड़ रहे हैं उनको मिलने वाला है। जी, ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी और हूतियों ने भी हमला किया है इजराइल पर, इसे कैसे देखते हैं? हुतीस तो अपना कर ही रहे हैं, वो लगे हुए जो उनकी बनती है। उन्होंने वहां से किया है सीरिया, और वहां से भी कुछ ड्रोन्स वगैरह पहुंचे हुए हैं, वो तो अलग है। जहां तक इनकी बात है, हिजबुल्लाह की बात है, उन्होंने 2 दिन पहले करीब 50 अधिक रॉकेट मारे थे और अभी भी रॉकेट मारे थे। और इसे मजबूरी में जो एक शांति इनकी होती, जैसा इन्होंने गाजा पट्टी को छोड़ दिया, वैसे इन लोगों को मौका नहीं मिला कि ये लोग हिजबुल्लाह को छोड़ दे, तो उन्होंने भी अपने सटे हुए लेबनान में उस तरह में काफी मात्रा में इन्होंने गोला बारूदी की है। और इसलिए इसराइल को शांति से, इसराइल डिफेंस फोर्सेस को शांति नहीं मिल रही। और जो हम लोग कह रहे थे कि जो मानसिक बीमारी है वहां के सैनिकों में भी बढ़ रहा है, यानी एक ट्रॉमा जो हो रहा है वह इससे दुगुना बढ़ेगा, एक और असर उसका। जी, ठीक है। जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, उसको अमेरिका का भी साथ मिलेगा, ब्रिटेन का भी साथ मिलेगा, इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसी वजह से, मैं जोर देके पूछना चाहता हूं इस बात को, क्या इसी वजह से सऊदी अरब, मिस्र और तमाम अगल बगल के इराक, ये जो देश हैं उनको डर लग रहा है? और आपको क्या लगता है ऐसे हमला होगा ईरान पे? ईरान पे हमला फिर यदि सही रूप से कहें तो अमेरिका इस हालात में नहीं है कि वह इस तरह का पंगा लेगा। और जब तक अमेरिका डायरेक्ट नहीं कहेगा, इजराइल की अब ताकत नहीं बनती है कि वह ईरान पे आक्रमण करे। इस तरह के मिसाइल आते जाते रहेंगे, है ना। पुराने जमाने का जो हम एक मिथिकल, एक बड़ा बढ़िया लिखा गया है, महाकाव्य लिखा गया महाभारत, उस पर जो फिल्म बना था, इधर सारा टकरा रहे हैं, दोनों टकरा के चुम्मा चामी कर रहे हैं, उसके बाद से खत्म हो रहा है, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उस तरह की चीजें होंगी, वास्तविक आक्रमण नहीं होगा। लेकिन जिसकी आपने नाम ली, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह, तो छोटे छोटे से मतलब वो है, वहां पे सब जनता को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुवैत वगैरह कोई खास मायने रखता, लेकिन यहाँ पे बड़ी जबरदस्त हंगामा होने की बात लग रही है। यहाँ की जनता पूरी कोशिश हो रही है कि यहाँ का राजा महाराजा जो शान शौकत से रह रहे हैं, उनकी गद्दी कब हिल जाए कहना मुश्किल है। और यहाँ की, यदि मैं यह नहीं कहूंगा कि वहां के भी एग्जिस्टिंग जो पार्टीज हैं वो जो कर रहे हैं आर्म स्ट्रगल शुरू कर दे, नहीं, आम जनता यदि खड़ी हो जाए, एक जनरल स्ट्राइक हो जाए लंबी समय तक लिए, हर काम बंद कर दो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में हुआ था भारत में, असहयोग आंदोलन, जनता ने एकदम बंद कर दिया, हर सड़क बंद, हर बिजली पानी का तुम जो पहुंच रहा है बंद, तुम्हारे जो सेवक है बंद, सैनिकों के भी बंद, कि हम भाई तुम्हारे साथ नहीं, हम गोली नहीं उठा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए वो कितने दिन तक टिक पाते हैं। अगर इजराइल का साथ दिया तो जॉर्डन पर हमला कर सकता है ईरान, ये खबर चल रही है, इसकी कितनी सच्चाई है सर? ईरान ने तो धमकी दी है, खुलेआम कहा है कि तुम यदि साथ दोगे, और धमकी के साथ साथ पूरी साथ दी है। यानी ईरान से जितने ड्रोन आ रहे थे ना, कि तो उसके 20-25 तो इनके फाइटर्स ने, जो भी इनके रहे हों, या इनके एंटी ड्रोन से एंटी मिसाइल के जो भी इन्होंने मारे हैं, इन्होंने तो एक तो उनको मारा है, जॉर्डन के एयरफोर्स ने मारा, उनको ग्राउंड से भी किया। दूसरे अपना एयर स्पेस, इनके एयर स्पेस में पूरी तरह से यूएस, यूके और यहां तक कि इजराइल के फाइटर घूम रहे थे और काम कर रहे हैं। तो संभावना बनती है, लेकिन कोशिश करेगा ईरान कि उनके जो रेसिस्टेंस फोर्सेज है हुतीज की तरफ से, उन्होंने वार्निंग पहले दिया हुआ है, हो सकता है हुतीज की तरफ से है। अब देखने की बात है कि इनके थिंक टैंक क्या सोचते हैं, क्या अपनी तरफ से युद्ध भड़काएं, सीधे सीधे जॉर्डन को लाएं, देखते हैं। यानी भारत के समय के मुताबिक अमेरिका में जो आज शाम 4 बजे होने वाली है यूएनएससी की मीटिंग, जो भारतीय समय के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद ही होगी, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है आज। उस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ निर्भर करेगा, वो होगा। अब यूएनएससी मजाक बन चुका अपने आप में,
जिस तरह से इन लोगों ने आईसीसी, यहाँ तक कि आईसीजे को भी मजाक बना दिया है, यहाँ भी कुछ खास नहीं होने वाला है। वही पॉलिटिकल एक्टिविटीज, डिप्लोमेसी, चीन भी काफी कुछ बोलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रशिया की तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब 95% उम्मीद है, 100% ही कह लें कि वह वीटो लगाएगा इस पे। जी नहीं, मेरा ये कहना है कि जहां इन्हें अपना मतलब हित एक साधना होता है, जैसे अफगानिस्तान इराक को देखिए, वहां पर ये यूएनएससी का इस्तेमाल करना जानते हैं। डिपेंड करता है, वहाँ एक कमजोर देश है। इन्होंने जिसकी आपने बात की अभी, पूरी की पूरी जब लड़ाई इसने शुरू कर दी 6 या 7 देशों के साथ, यूएस के साथ, जब अफगानिस्तान में घुस गए, उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली में उसको मान्यता दी। यानी पुराने हिंदी मूवी की तरह जब सब कुछ हो जाता है, हीरो सबको ठोक बजा के फिट कर देता है, उस समय पुलिस पहुंचती है कि गिरफ्तार किया जाता है। हैंड्स अप। तो वही काम कर रहे हैं और कोई मायने नहीं है इनका। चलिए, क्योंकि तस्वीरें पल पल बदल रही हैं और तमाम चीज़ों को एकदम से समझना या उन पर कोई तज़किरा तबसरा करना, प्रतिक्रिया देना या उसी की सटीक दावा करना कि यही होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अगर जंग छिड़ी तो हो सकता है कुछ और ही खतरनाक नताइज इस पूरे इलाके के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो चीजें हैं उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।